चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखो सिंपल, हम बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस करने का जो हमारा मेन मोटिव होता है क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी को सर्व करना, या फिर जो उसके मेंबर हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उनको सर्व करना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स आ गए हमारे पास, लिटरेरी सोसाइटीज आ गई हमारे पास, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर, चैरिटेबल स्कूल्स, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो ऐसी कितनी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही है इसमें कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, बट एनपीओ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को सर्व करना, या फिर जो उसके मेंबर्स हैं उनको सर्व करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल। तो फर्स्ट आपकी होगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड हमारी होगी बैलेंस शीट। तो एनपीओ में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मोर लाइकली सेम कैश बुक, जैसे आपकी +1 में कैश बुक है ना, तो वैसे ही आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स होते हैं। तो इसका सिंपल अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड हम रिसिप्ट लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? पेमेंट। और हम क्या करेंगे? रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस आ जाएगा। ओके, आगे बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब कि वाट एवर अमाउंट इज कमिंग और गोइंग ड्यूरिंग ए पीरियड, एक पार्टिकुलर डेट को जो भी आपके पास कैश आ रहा है, जा रहा है, वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, या फिर एसेट अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट इसको हम कहते हैं। सेकंड, इसको हम प्रिपेयर करते हैं ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मीन कैश की मूवमेंट, कैश आ रहा है रिसिप्ट साइड, कैश जा रहा है पेमेंट साइड। इट डजेंट मैटर कि वो किस एक्टिविटी का है, कोई भी कैश आए रिसिप्ट साइड, कोई भी कैश आए वो पेमेंट साइड। नेक्स्ट कह रहा है रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। किसी भी नेचर की रिसिप्ट हो या किसी भी नेचर की पेमेंट हो, सारी की सारी क्या करता है? जो रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है। रिकॉर्ड्स ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन वेदर रिलेट टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो भी पेमेंट या रिसिप्ट हम कर रहे हैं, चाहे वो करंट पीरियड की है, चाहे वो नेक्स्ट पीरियड की है, या फिर वो प्रीवियस पीरियड की है, सारी की सारी क्या करेंगे? हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नो एडजस्टमेंट्स आर डन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते कि ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीपेड है, तो ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट इसमें हम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम मोस्टली आपका कैसा है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका होता है। तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? इसके डेबिट साइड हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, एंड क्रेडिट साइड हम लिखेंगे इसके इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट या लॉस बताए वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। सेकंड क्या है कि जो भी इनकम या गेन होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, मीन इनकम वाली साइड लिखेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेन पॉइंट है, रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नो।
हम सिर्फ और सिर्फ वही इनकम या वही एक्सपेंसेस या फिर वही लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं जो करंट पीरियड के हैं, जो करंट पीरियड से रेट करते हैं। ठीक है, चाहे उनको हमने पेमेंट की है, चाहे उनकी रिसिप्ट की है कि नहीं की है, बट जो भी अमाउंट, जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी इनकम या जो भी लॉसेस आपके करंट पीरियड के हैं वो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होगा, जहां तो वो क्या होगा, जहां तो वो डेफिसिट होगा, जहां फिर क्या होगा, सरप्लस होगा। सरप्लस कब होता है? सरप्लस तब होगा जब आपकी जो इनकम है वो मोर देन है एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा, हमारा सरप्लस आ जाएगा और उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। डेफिसिट कब होता है? इन केस हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मोर देन है टोटल इनकम, तो वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, वो आपका जो डेफिसिट है, क्योंकि हम दोनों साइड को इक्वल करते हैं ना। अब इनकम साइड कम है तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम साइड लिख देंगे, ये क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय डेफिसिट। तो ये तो हमने बात की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कुछ आइटम्स की जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या क्या आएगा इसमें, देख लेते हैं। फर्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। ओके, इन केस आई वांट टू बी ए मेंबर ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उस फॉर्म के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो हम फी पे कर रहे हैं फॉर फिलिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। और जे क्या होता है, जे एनपीओ के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और इसको हम कहाँ शो करेंगे, जे रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इसको हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। एक्चुअली होता क्या है, इन केस आई वांट टू ओपन ए एनपीओ, अगर मैं एक एनपीओ ओपन करना चाहता हूं तो कुछ मेंबर्स हो गए, जैसे सपोज करो 100 मेंबर है, और हमने क्या किया, डिसाइड किया हम क्या करेंगे, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। और मेंबर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कुछ सब्सक्रिप्शन होती है जिसको हम डोनेशन, चंदा कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो मंथली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई मेंबर क्या बोलते हैं कि हम मंथली या ईयरली जब बार बार हम पेमेंट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम लाइफ टाइम की पेमेंट एक बार ही कर देंगे। ठीक है, तो वो जो लाइफ टाइम की पेमेंट एक बार कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। क्योंकि हमें एक बार ही पेमेंट मिल गई तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल रिसिप्ट। और इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये कहां पे आ जाएगा, आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन। डोनेशन की बात करें तो डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन की मतलब है कि हमने डोनेशन रिसीव की, बट उस पर कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो डोनेशन है इसको हमने कैसे कैसे खर्च करना है। मीन कि ये जो डोनेशन है, जनरल डोनेशन, इसको हम अपनी मर्जी से कैसे भी इसको यूटिलाइज या यूज कर सकते हैं, कैसे भी खर्च कर सकते हैं। तो ऐसी डोनेशन को जिसपे कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल डोनेशन। और ये कहां पे आएगी, ये आपकी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। सेकंड होती है हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है कि जो आपने डोनेशन रिसीव की उस पर उसने क्या किया होता है, स्पेसिफिकली मेंशन कर किया होता है कि ये जो डोनेशन है हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। जैसे आपने रिसीव की डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टेम्पल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो डोनेशन आप रिसीव कर रहे हो जो स्पेसिफिक है, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन स्पेसिफाइड है, तो ये आपकी जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ना, तो ये आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इसको खर्च नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको खर्च करना है जिसके लिए डोनेशन आपने रिसीव की है। तो ये कहां पे आएगी, ये आपकी आएगी लायबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, एक होती है लीगेसी। अच्छा, लीगेसी क्या होती है, ध्यान से देखना। अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है, वो क्या करता है,
कुछ प्रॉपर्टी एनपीओ के नाम कर देते हैं, जब कुछ अमाउंट वो क्या करेगा, कुछ पोर्शन एनपीओ के नाम कर देगा। तो वही बोला लीगेसी में, अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ओके, अब क्या होगा कि जो उसने हमें अमाउंट दी है, ये जो डोनर है, डोनर में और मे नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर इट जूस, जो भी हमने फंड रिसीव किया एज लीगेसी, अब डोनर ने पता नहीं कि उसमें स्पेसिफाई की है कंडीशन कि इसको कैसे यूज करना है कि नहीं, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो स्पेसिफाई कर भी सकता है कंडीशन और नहीं भी। अगर इफ नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड, अगर कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है जो हमने लीगेसी रिसीव की है अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन, उस केस में क्या होगा, इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, जनरल डोनेशन, और ये आपकी कहां पे आएगी, ये आपकी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। बट कई बार क्या करता है, कई बार डोनर ने क्या किया होता है, उसने कंडीशन स्पेसिफाइड की होती है। इफ एनी कंडीशन इज स्पेसिफाइड, इट्स मीन जी आपकी क्या होगी, जी आपकी होगी स्पेसिफिक डोनेशन, और इसको हम कहां पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो सिंपल है लीगेसी का, अगर कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो जनरल डोनेशन, और कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। और अगर कंडीशन स्पेसिफाइड है तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी स्पेसिफिक डोनेशन, और कहां पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 लाख का मटेरियल है, जहां हम कहते हैं हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, और हमारे पास क्या है, 1 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल है। उसमें से हमने क्या किया, 20,000 का यूज कर लिया। 1 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास पड़ा है, 20,000 का हमने क्या किया, उस मटेरियल में से यूज कर लिया, और 80,000 क्या होगा कि जो हमने यूज नहीं किया। ओके, अब होता क्या है ये कंज्यूमेबल आइटम के हिसाब से, कि जो हमने यूज कर लिया 20,000 का, इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या हो गए, ये हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, और हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, 20,000 से एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट कर देते हैं, कि जितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया 20,000 का, तो जो हम यूज करते हैं हम उसको एक्सपेंडिचर अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ऐसा तो नहीं होता कि जो हमने यूज किया 20,000 का ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, साल यूज करने के बाद या कुछ टाइम यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, पुराना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। और जब हम इसको सेल करेंगे तो जैसे हमने क्या किया, 20,000 का था तो हमने क्या किया, इसको 5,000 में सेल कर दिया, तो सेल करके जो पैसे मिलेंगे उसको हम अज्यूम करते हैं इनकम। तो जो सिंपल समझना कि स्पोर्ट्स मटेरियल में जो कि हमारी कंज्यूमेबल आइटम है, उसमें से हमने क्या किया, 20,000 का मटेरियल यूज किया, जैसे ही यूज किया ना जितना हमने, उतना को हमने क्या मान लिया कि ये हमारा एक्सपेंडिचर है। जितना हमने यूज कर लिया 20,000 का वो तो एक्सपेंडिचर हो गया, मैंने तो मान लिया कि ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया, कुछ दिन यूज करने के बाद वो पुराना हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो जितने भी हमने उसको सेल किया वो क्या हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है, इनकम। क्लियर। तो 5,000 में सेल किया तो 5,000 क्या हो जाएगी, हमारी इनकम। 20,000 यूज किया वो एक्सपेंडिचर में चला गया, और इस यूज मटेरियल को हम जितने में सेल करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम, और उसको हम कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ओके, अब हम बात करते हैं वो वाला मटेरियल जो हमने यूज नहीं किया, जैसे 80,000 का बच गया था वो हमने यूज नहीं किया, तो जो हमारी एसेट होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड 80,000। अब क्या हुआ, 80,000 जो हमने यूज नहीं किया, देखो जे 20,000 जूट था ना, जो हमने यूज किया था उसको सेल किया था। अब हम क्या करेंगे बात, कि जो 80,000 है जो हमने यूज नहीं किया, हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ओके, अब देखो क्या होगा, सेल जब हम करेंगे तो क्या होगा, जहां तो जो सेल वैल्यू होगी वो 80,000 से कम होगी, जहां क्या होगा, जो सेल वैल्यू है वो 80,000 से ज्यादा होगी, ठीक है। जहां तो क्या होगी, सेल वैल्यू विल बी लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि जो उसकी अभी हमारी बुक्स में वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, कि सेल वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 80,000 और हमने क्या किया, हमने उसको 70,000 में सेल कर दिया। 70,000 का मटेरियल जो हमने यूज नहीं किया था, जो हमारा बैलेंस शीट में आ रहा था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 80,000 में सेल कर दिया। तो हमें क्या हो जाएगा, 10,000 का लॉस हो जाएगा, और ये जो 10,000 का लॉस है उसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड।
दूसरी बात कर लेते हैं जहां पे क्या है, सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 80,000 है, बट हमने क्या किया, हमने उसको 95,000 में सेल कर दिया। तो 80,000 का मटेरियल हम 95,000 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने जहां पे कंज्यूम या यूज नहीं किया था, अनयूज्ड मटेरियल है ये हमारा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये जो 15,000 का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ओके, इसके अलावा जो भी आइटम है वो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक में कवर करूंगा, सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन की आइटम में कवर करेंगे, और जो कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, उसी के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? तो ये था आपका बेसिक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इस पे जो हमारा मेन मोटिव है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे रहेगा। थ्योरेटिकल में हम ज़्यादा डीपली इसको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है।